नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेली 30 प्रोग्राम 22 अप्रैल 2020 आज की तारीख। आज भी हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत जो हरित ग्रह प्रभाव पर प्रश्न आते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 22 प्रश्न इसके हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और 8 प्रश्न करंट अफेयर के हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। मैं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और इसका लेते हैं पहला प्रश्न। इसके पहले मैं आपको बता दूं, संडे को फिर से आपका टेस्ट होगा। जो ये पढ़ाई हो रही है, इस पढ़ाई का क्या आपको कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं, इसको जांचने के लिए आप संडे को फ्री टेस्ट दे सकते हैं। टाइमिंग वही 8 बजे ही रहेगी। 8 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। आप लोग टेस्ट देंगे और फिर उसकी भी रैंकिंग जारी की जाएगी टॉप 10 लोगों की। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ग्लोबीय ताप वृद्धि में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यानी कि ग्लोबीय ताप वृद्धि जो हो रही है उससे संबंधित कथनों में से कौन सा सही है। ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल सही है। यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि में वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। इसका कि समुद्र की सतह 1 मीटर बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि समुद्र की सतह 1 मीटर बढ़ जाएगी। ठीक है। ऐसा अगर नहीं हुआ तो इसमें कहा जा रहा है कि 0.33 से 0.45 मीटर तक वृद्धि इसमें हो सकती है, यानी आधे मीटर से कम वृद्धि हो सकती है। तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा है कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। तो मूंगे द्वीप जो है वो डूब सकते हैं, डूब जाएंगे। और यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो फिजी और नीदरलैंड पर संकट आ सकता है, ऐसा भी अनुमान 2044 तक व्यक्त किया गया। एक रिपोर्ट की ये बातें हैं, एक रिपोर्ट का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 1, 3, 4 सही है और ये विकल्प नंबर सी पर ये लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी स्टेटमेंट हैं, जो बातें हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम के लिखने में। जल्दी हम मेंस एग्जाम के लिए भी ऐसा ही एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही इसको लाइक करते रहिए, ऐसे ही इसको शेयर करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मैंने क्या आप सब्सक्राइब किए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया है। तो बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं आएगा। बेल आइकॉन भी आप क्लिक कर दीजिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मेंस एग्जाम में भी फायदा करेंगे। दूसरा प्रश्न, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव कौन सा इसमें ऐसा है जो नहीं पड़ेगा? कौन सा ऐसा प्रभाव है? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह बिल्कुल सही है। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह भी बिल्कुल सही है। एक दिया है, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। प्रबल रूप से नहीं घटेगा, प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन प्रबल रूप से नहीं घटेगा, घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये गलत है तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़ना सबसे बड़ी होशियारी होती है प्रश्न सही करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? यानी कि कितनी वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई थी 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। पिछली शताब्दी में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हुई थी। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से परे बढ़ जाता है, यानी इससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या नहीं होगा? पहला असर, यानी कि जो ये तापमान बढ़ रहा है, सीधा सा प्रश्न आप इतना समझिए कि टेम्परेचर में जो ये वृद्धि हो रही है, ज्यादा वृद्धि हो रही है, बेतहासा वृद्धि हो रही है, तो इसका क्या असर पड़ेगा ये आप जान लीजिए। तो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या असर नहीं पड़ेगा, वही उत्तर हो जाएगा। स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, ये बिल्कुल सही है। विस्तृत प्रवाल मित्रता घटित होगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और कुछ भूमंडलीय आर्द्रभूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, ये भी बात सही है। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी संभव ना हो। जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी भी अब कोशिश कर रहा है, या जो भी एग्जाम पेपर सेट करता है व्यक्ति, उसके दिमाग में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा टेस्ट किया जाए कि आप ऐसा तो कुछ नहीं सोचते, बिल्कुल
एक्सट्रीम कुछ ऐसा तो नहीं सोचते, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। बिल्कुल नहीं बचेगा, कहीं भी संभव नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे स्टेटमेंट सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? भंगुर पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है सबसे जल्दी जो नष्ट हो जाने वाला है। तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर जो है, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये सबसे पहले नष्ट होने वालों में से होंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ये गलने लगेंगी, और गलने के कारण यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। भंगुर पारिस्थितिक तंत्र में ये आता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या नहीं हुआ है? यहां पर चार विकल्प आपके सामने हैं। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, बस यही पहला ही गलत है, बाकी हिमनदी द्रवीभूत हुए हैं, सही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं, बौर का मतलब होता है जो आम के फूल लगते हैं, और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है, ये सब सही है। वैश्विक संपर्क क्यों बेहतर हो जाएंगे? अगर आप सोचे कि आप पानी जहाज से यात्रा करेंगे और सर चारों तरफ पानी भर गया है, तो आप ऐसा गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, और ऐसा होगा भी तो उससे संपर्क क्या बेहतर होंगे, बेकार हो जाएगा, सब वैसे ही कंडीशन खराब हो जाएगी। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? चावल की खेती से वैश्विक तापन होता है, उसमें क्या कारण है? तो चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारण है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो मीथेन होता है, मीथेन से टेम्परेचर बढ़ता है। आगे अभी अब कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, मैं यहां पे इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अगला क्वेश्चन यहीं पे आउट हो जाएगा। और दूसरा है कि जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं, चावल की खेती जब होगी तो उसमें नाइट्रोजन आधारित, जैसे यूरिया जो आप प्रयुक्त करते हैं, तब मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो इसके कारण से भी प्रभाव पड़ रहा है, इससे भी वैश्विक तापन हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, और यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न मतलब आगे आगे आने वाले प्रश्नों में, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो गतिविधियां हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है, किंतु उनमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है। निचले भाग में नहीं रहती हैं, इसका क्या कारण है? उसका कारण क्या है ये आपको यहां पर बताना है। तो उसका कारण है कि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इसी कारण से ये निचले भागों में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा इसका सही है। अगला है कि वो वायु समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं, ये भी गलत है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा केवल दो, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है, उसका, किंतु उनमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, तो निचले भाग में नहीं रहने का कारण पूछा जा रहा है, तो उसका कारण यही है, दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको कंसेप्ट आपका क्लियर करना होगा, और ये कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं एनआईओएस की जो बुक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, उसको पढ़िए। उससे अच्छा कंसेप्ट कहीं पे नहीं दिया है। ये मान के चलिए कि वो सबसे अच्छा कंसेप्ट है जो आप कहीं नहीं पाएंगे, वो उसमें पा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसका। देखिए, कभी कभी ये टेक्नोलॉजी जो है वो परेशान भी करने लगती है, ये आपको पता है। कोई बात नहीं, परेशान करेगी तो हम लोग सही कर लेंगे। तो आप लोग एनआईएस की बुक पढ़ सकते हैं, एनआईएस की बुक आपकी हेल्प कर सकती है। चलिए, अगला जो है वो हम प्रश्न देखते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, वो कौन सी गैस है? यही प्रश्न मैं कह रहा था। आपने वहां पे मेथेन देखा था ना, मेथेन। तो मेथेन जो होता है, मिथेन, मिथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। बी ऑप्शन यहां पर क्लियर है, इसका निस्सरण होता है। बायोगैस जीवाणु अपघटन और जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो निश्रित करते हैं मार्स गैस को या मेथेन को, और यह एक हरित ग्रह गैस होती है, वायु प्रदूषक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हरित ग्रह गैस जो है ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर जो ये विचार करना है, इसमें आपको छांटना यह है कि कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के मानवीय स्रोत है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये है, और ये तो बाकी प्रश्न का
जो हिस्सा है यहां से तो आपको छांटना है, लेकिन प्रश्न ये है कि ग्रीन हाउस गैस का मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस, उसका मानवीय स्रोत कौन सा है? धान के खेत मानवीय स्रोत है, कोयले की खनन मानवीय स्रोत है, पालतू पशु मानवीय स्रोत है, आर्द्र भूमि भी ग्रीन हाउस गैस का स्रोत है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ये मानवीय स्रोत नहीं है, और यहां पे पूछा जा रहा है मानवीय स्रोत, तो ये चौथा नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, दो और तीन। मानवीय स्रोत जो पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन। ऐसे आपको उत्तर निकालना है, ऐसे सजग होकर प्रश्नों का उत्तर आपको करना है कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? ये देखिए चार ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, बड़ा सरल प्रश्न है ये। भारी वर्षा, क्या भारी वर्षा होने से भूमंडलीय तापन होता है? कभी आपने सुना है कि भारी वर्षा हुई इसलिए तापमान बहुत बढ़ गया? बहुत लोग ये कहते हैं कि वर्षा होने से पहले तापमान बढ़ता है। वो नहीं, यहां पर भूमंडलीय तापन का कारण आपसे पूछा जा रहा है। इसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। यहां पर सी ऑप्शन पे दिया है कमी। आपको बिल्कुल पता है कि वृद्धि ही है, लेकिन कहीं आप ऐसा ना कर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड को देखें बस वृद्धि की जगह कमी मार दें, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो उपयुक्त सांद्रता है कार्बन डाइऑक्साइड की? तो यह है 0.03%। 0.03% कार्बन जो है 278 ppm पर ये रहता है। और जब पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मापी गई थी, तब 0.03% ये थी। ये ऐसा होता है जो वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल आदि के बीच में संतुलन बनाए रखने में कामयाब होता है। फिर मानवीय गतिविधियां आ गई, जीवाश्म ईंधन का जलन हुआ। जीवाश्म ईंधन जब जलाया गया, साथ में कोयला, और मतलब कोयला का जब बहुत ज्यादा शुरुआत तो वहीं से हुई थी, फिर पेट्रोलियम का, और ये सब जब ज्यादा उपयोग होने लगा तो धीरे धीरे वर्तमान में ये 400 ppm तक पहुंच गया। 0.4% तक सांद्रता इसमें पहुंच गई, और ये बड़ी चिंता की बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि आदर्श ये हो सकता है कि ये उपयुक्त है। अगला प्रश्न, 13 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm के आसपास थी, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गई, जहां यहां से हटा भी सकते हैं, इतनी थी। यदि यह मात्रा करीब 650 से 950 ppm हो जाएगी तो पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग में हो जाए, मतलब इतना बढ़ जाएगा। क्या ये दोनों बातें सही हैं? ये दोनों बातें सही हैं। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि 278 ppm के आसपास अगर है, तो 278 ppm था पूर्व औद्योगिक काल में, तो 0.03% ये होती है। और अगर ये इतना बढ़ जाएगा, 650 से 950 हो जाएगा, तो इतना तापमान बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? आपने तो बार बार सुना होगा, लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीस हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। क्या है? बहुत अधिक है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अन्य ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, ये आपको पता है। आगे के प्रश्नों में हम देख लेते हैं। या मैं यहां पर बता देता हूं, प्रश्न आएगा तब भी आपको सीखना ही तो है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है, मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है। इन सब का नाम याद रखिएगा, आगे एक प्रश्न अभी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन, क्या इसके कारण से होता है? बिल्कुल होता है। तैल चालित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, यानी कि उनका संख्या में बढ़ोतरी होना, उनकी संख्या में, बिल्कुल सही है। और है सौर धधक में वृद्धि, अगर सूरज तेज चमकने लगेगा तो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, ये एक कारण है। ऐसा नहीं है, जो भी नेचुरल कारण है, नेचुरल कारण उतने खतरनाक नहीं होते हैं। जो मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमन मेड होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक जो भी होते हैं, चाहे प्रदूषण हो कुछ भी हो, वो खतरनाक होते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन इसका कारण है, वनों का कटाव। तो एक,
2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? देखिए, कई बार कई चीजें होती हैं जो हमको नुकसान भी करती हैं, और कई बार कई चीजें होती हैं जो हमको फायदा भी करती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो दोनों करती हैं। उनमें से है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उससे ऑक्सीजन गैस बनती है, और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। उससे हमारी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, वो चलती है। हम जिंदा ही नहीं रह सकते बिना ऑक्सीजन के। लेकिन इसी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, क्या है? सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को ये अवशोषित कर लेती है। आपको पता है कि जो सूरज है, सूरज से जो उसका प्रकाश है, सौर ऊर्जा जो है, वो पृथ्वी पर यहां पर धरातल पर आती है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। पृथ्वी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करने के बाद में यहां से दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में निकलती है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इसको, सौर विकिरण का जो अवरक्त अंश है, उसको भी अवशोषित करती है और इसको भी अवशोषित कर लेती है, और दोनों मिलाकर ये क्या करती है? एक एक गर्मी भरा माहौल यहां पर पैदा करती है। ऐसा आप जनरल शब्दों में इसको समझ लीजिए। ठीक है, और ये एक चीज ये है कि पृथ्वी की जो उष्मा है अवरक्त विकिरण के रूप में, जिसमें लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अभी मैंने आपको पूरा लिस्ट बताया था। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मैंने बताया था। हाइड्रोजन का नाम तो मैंने नहीं लिया था ना, तो यही नहीं है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत पॉपुलर है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जो ये नहीं वाले प्रश्न होते हैं ना, ये थोड़े से टफ हो जाते हैं। मीथेन वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, जलवाष्प वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, आर्गन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वही प्रश्न घुमाकर पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है। वही प्रश्न है, लैंग्वेज चेंज है। हर प्रकार के प्रश्न हम यहां पर देखेंगे। रोज आप प्रैक्टिस करेंगे, और एक दिन की प्रैक्टिस से अगर एक प्रश्न आ गया तो 150 प्रश्नों का अगर आपका प्रश्न पत्र है, तो 150 दिन की प्रैक्टिस में तो हम पूरा पेपर ही पास करने वाले हैं। और 150 कभी मेरिट नहीं जाती। 100 भी करके आप चले आएंगे ना, तो आप पास हो जाएंगे। आपको पेपर मिलाना नहीं पड़ेगा। आप मेंस के लिए तैयारी करने लगेंगे पहले से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की सीमा के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। क्या ये बात सही है? ये ग्रीन हाउस गैसों की परिभाषा है। बिल्कुल सही है। तापीय और रक्त विकिरण की सीमा के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ये भी बात बिल्कुल सही है, अभी लिस्ट में हमने डिस्कस किया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? किसने दिया था इस कंसेप्ट को? ये थे जोसेफ फोरियर। सी ऑप्शन पे जो दिए हैं जोसेफ फोरियर। इन्होंने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैस या हरित गैस, इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होना, बढ़ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान जो है उसमें वृद्धि होना, उसका तापमान बढ़ना। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे के हैं 7-8 क्वेश्चन, वो करंट अफेयर के हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक स्वायत्त संस्थान द्वारा एक अध्ययन में ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में उत्प्रेरक विकसित करने के लिए किस जलीय प्रजाति का उपयोग किया है? तो यह है मछली। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक संस्थान है, स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली में है। उसी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले जो कुशल इलेक्ट्रो उत्प्रेरक हैं, उनको विकसित करने के लिए मछली के गलफड़ों का उपयोग किया जा सकता है। तो मछली के गलफड़ों का उपयोग इसमें किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? ये नियुक्ति की गई है कपिल देव त्रिपाठी जी की।
20 अप्रैल की बात है, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं कपिल देव त्रिपाठी जी, इन्हीं को श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नया सचिव बनाया गया है। 1980 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। संजय कोठारी अभी तक थे, संजय कोठारी का ये स्थान लेंगे कपिल देव त्रिपाठी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो संजय कोठारी पहले थे, अब नहीं। भारत में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है जिसने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है? तो यह है गोवा। 21 अप्रैल को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो कोविड 19 से मुक्त हो चुका है। कोविड 19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये कौन सा सुबनसिरी नदी पर स्थित रणनीतिक पुल है, कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। उन्होंने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया है। बीआरओ सीमा सड़क संगठन जो है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली जो संपर्क सड़कें हैं उनके लिए इस पुल का बहुत महत्व है। ठीक है, 40 टन वजन इस पुल से आप क्रॉस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, इसका दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करते हैं तो प्रधानमंत्री पुरस्कार भी सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं 3 कैटेगरी में। सिविल सेवा दिवस का आयोजन पहली बार 2008 में किया गया था। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ये 2006 में पहली बार किया गया था। तो केवल एक सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 21 अप्रैल 1947 की बात है, मेटकाप हाउस नई दिल्ली में है। वहां पर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल का पहला बैच संबोधित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हुआ करता है। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 1970 में प्रथम बार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1970 में। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। 2016 में फिर पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर ही पेरिस समझौता हुआ था। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए यह समझौता हुआ था। इसी पर हस्ताक्षर किए गए थे 2016 में। इसी पृथ्वी दिवस के दिन पे पेरिस समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है, कौन सी सरकार है? ये सरकार है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट चेंज हो गई है, पहले कांग्रेस की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, वर्तमान समय में बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बन गई है। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कौन है इस समय? मुख्यमंत्री, सीएम है। और यहाँ पर अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, किसके कारण? कोविड 19 के कारण। ठीक है, सिंधिया फिर शिकायत कर रहे हैं हमारे मंत्री नहीं बनाए गए। खैर, ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की पहचान करने हेतु सेंसर का विकास किया है। बिल्कुल सही है। आगरकर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है पुणे में। कई बार यह प्रश्न नजर में आपके आया होगा। पुणे में यह संस्थान है, तो इसने किया है। इस उपकरण को शोधकर्ताओं ने बग स्निफर नाम दिया है। क्या यह बात सही है? यह भी बात बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए जो ये उपकरण बनाया गया है, ये पोर्टेबल उपकरण है। इसके माध्यम से 1 मिलीमीटर के नमूने के में मात्र 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं के होने पर भी केवल 30 मिनट में पहचान की जा सकेगी। 30 मिनट के अंतर्गत पहचान की जा सकेगी। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ये देखेगा। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? जरूर बताएं। ठीक है, आप लोग थोड़े कमेंट वेंट करते रहते हैं ना, लाइक वाइक कर देते हैं ना, तो एनर्जी मिलती है। आप लोग हमारी पूंजी हैं, आप लोग हमारे साहस हैं, आप लोग हमारी एनर्जी हैं। आप लोग चाहें तो इसको बढ़ा दें, आप लोग चाहें तो इसको घटा दें। पढ़ते रहिए लगातार, वैकेंसीज आती रहेंगी। आप पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की डेट घटती बढ़ती रहेगी। आप पढ़ाई करते रहिए और जब एग्जाम होगा तो आप एक झटके में पास कर जाएंगे। हमारी टीम की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अगर आप यूपीपीसीएस 2020 बीईओ 2019 या आरओ 2016 का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 6307281212 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट upsctarget.com पर जाकर डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।